गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का सेकंड लेक्चर करेंगे। सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने वर्क के बारे में बात करी थी। आज हम लोग मेनली एनर्जी और टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी के प्रकार वो देखेंगे। बेसिकली टाइप्स ऑफ एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड ज़्यादा बातें हैं, तो वो बात करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेटा एनर्जी क्या होती है ना। तो एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एज कैपेसिटी टू डू वर्क। बस सिंपल डेफिनेशन है, तो इट इज डिफाइंड एज क्या, कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी कि अगर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एनर्जी है तो ही हम वर्क कर सकते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो वर्क करने की कैपेसिटी किसी भी बॉडी के अंदर होती है, उसी को हम कहते हैं उस बॉडी के अंदर एनर्जी है। तो एनर्जी जिसको सिंपली फॉर्म में ई से डिनोट करते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो तो आप जानते हैं कि वही होगी जो कि वर्क की होगी, जूल, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि एनर्जी की और भी बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे कि हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम ईवी कहेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी कहेंगे। ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जब बहुत छोटी एनर्जी होती है बेटा, जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, है ना, और ये बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जब इनकी एनर्जीज़ की बात करते हैं तो बहुत छोटी एनर्जी होती है जब ये मोशन करते हैं। इसीलिए वहाँ पे वो एनर्जी का मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। और बड़ी एनर्जीज़ में कई बार हीट एनर्जी में हम कैलोरी को भी डिफाइन करते हैं। तो 1 कैलोरी को हीट के फॉर्म में जब कभी भी हम बात करेंगे, जब हीट का चैप्टर होता है बेटा, तो वहाँ पे एनर्जी का मेजरमेंट जो होता है वो कैलोरी के फॉर्म में होता है, और ये हो जाती है 4.2 जूल, है ना। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। और अलग जगह पे, जैसे कि ये तो आपको पता है कि हम एटम्स और उनकी केस में लेते हैं, और ये हम हीट, और जब हम कभी बात करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरीज। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा एनर्जी मेजरमेंट होता है किलोवाट आवर में। तो 1 किलोवाट आवर, है ना, आपने नाम भी सुना होगा, इसको हम kWh कहते हैं या 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू, देखो किलो मतलब क्या हो गया, 1000, तो दैट इज इक्वल टू 1000 वाट आवर, है ना। वाट तो पावर की यूनिट हो गई, जो कि क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और आवर क्या हो गया, टाइम हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 1000 वाट इंटू आवर। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे 3600 सेकंड हो गया। तो यानी कि ये हो जाएगा एक्चुअल में, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 1 2 3 4 5, है ना, 2 जीरो तो यहाँ और 3 जीरो यहाँ, तो ये इतना जूल हो गई, है ना। यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 किलोवाट आवर होती है। ठीक, ये एनर्जी की जो है कुछ यूनिट्स हो गई जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। 5 जीरो हो गए और एक यहाँ पे डेसिमल हो गया, इसे 10⁻6 हो गया। ठीक, तो ये तो एनर्जी की क्या हो गई, यूनिट हो गई, और एनर्जी की डेफिनेशन हो गई। अब टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी तो बहुत तरह की होती है बेटा, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और जिसको हम आज बात करेंगे बेटा, वो मेनली मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इसको ग्रीन कलर से लिखेंगे और लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी, है ना, क्योंकि मेनली हम मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड इस चैप्टर में ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है,
इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, दो प्रकार की होती है। पहला जिसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, और दूसरा जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को, अरे भगवान, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को के और पोटेंशियल एनर्जी को पी से डिनोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अब हम कुछ काइनेटिक एनर्जी की बातें करते हैं। पहले तो सिंपल तरीके से, ये तो आपने लोअर क्लासेस में भी देखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी, जिसको सिंपली हम के से डिनोट करते हैं, बेटा ये वो एनर्जी है जो किसी बॉडी या पार्टिकल में तब आती है जब वो मोशन करता है ना। तो हम लिख देंगे क्या, इट इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो किसके बराबर हो गई, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी सिंपल तरीके से डिफाइन होती है एज हाफ mv², है ना। ये काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपने अब बहुत पहले भी सीखा होगा लोअर क्लासेस के अंदर। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क। हम ये देखेंगे कि मेन बात क्या है कि वर्क डन क्या होगा और रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क क्या मिलता है। ठीक, सपोज कर लो, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक, अब मान लो बेटा हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो हम एक ग्राउंड लेवल बना लें, तभी तो कुछ मोशन करेंगे भैया। ये देखो ग्राउंड लेवल बना लिया और ये हमने यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, ये देखिए हमने रख दिया। ठीक, और ये ब्लॉक अब आगे चला गया है, तो जब ये आगे चला गया तो ये इसकी नई पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से। लेट अस से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u थी और ये आगे की तरफ जा रहा था, और यहाँ उसकी वेलोसिटी v हो गई और ये आगे की तरफ जा रहा है। तो बेटा अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। तो जैसे जैसे बॉडी की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, और ए पोजीशन से लेट अस से ये बी पोजीशन हो गई। हम क्या करेंगे, इस पोजीशन पे ये हमने यहाँ से डॉटेड डाल दिया, यहाँ से ये डॉटेड डाल दिया। इसका मतलब ये जो हो गई वो हमारे पास इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट हो गई, और ये लेट अस से s हो गई। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी बाय डिस्प्लेसमेंट s। तो वर्क डन बराबर किसके होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। लास्ट क्लास में देखा था, फोर्स जिसको हम F से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को S से करेंगे। और कोई भी फोर्स बराबर होती है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन होती है मल्टीप्लाइड बाय S। ठीक, तो होता क्या है कि जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो बेटा उस बॉडी में एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, अप्लाइंग। बेटा जैसा कि आपने काइनेमेटिक की इक्वेशन में देखा होगा ना, तो अप्लाइंग क्या था, v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as। तो बेटा v² माइनस u² बराबर ट्वाइस as, है ना। तो as की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v² माइनस u² अपॉन 2, इसकी जगह लिख सकते हैं as। तो ये वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा m, और as की जगह v² माइनस u² अपॉन 2 हो गया।
ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर और ये हो गया हाफ एम यू स्क्वायर। ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये रिलेशनशिप आ गई जिसको हम कहते हैं वर्क डन। तो बेटा जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर हम वर्क करेंगे तो सिंपल टर्म्स में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ वो वर्क के बराबर हो गया, यही बात हो गई। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्क, बाप रे, वर्क कैन बी रिटन एज, ये भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा के ई। डेल्टा मतलब बेटा क्या हो गया, अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई, है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन कैन बी रिटन एज डेल्टा के ई, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये तो बात हो गई किससे रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड बात हो गई। अब जो नेक्स्ट बात हम करेंगे वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी से बात करेंगे, है ना बेटा। तो अब सेकंड जो बात करेंगे वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी, जिसको पीई से डिनोट करेंगे। वैसे तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह की होती है, लेकिन यहाँ पे हम दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जिसमें सबसे पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? बेटा इट इज द एनर्जी possessed by a body due to its height above the earth surface। बेटा आपको याद है कि ग्रेविटेशन के चैप्टर में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, है ना बेटा। और वो आपको पता है स्मॉल हाइट के लिए mgh था, है ना। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा जो कि किसके बराबर हो गया, mgh के बराबर, है ना। और जैसा कि अभी हमने पीछे क्लास में भी डिफाइन किया था बेटा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो होगा वो वर्क के बराबर होगा। तो इसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए करेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। बेटा सीधी सी बात है, जैसे हमने पीछे भी डिराइव किया था एक बार, है ना, उसी को दोबारा से करना पड़ेगा। बस ये है कि वहाँ पे हमने एक कंसेप्ट लिया था कि वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। तो मान लो बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गई, हाइट हो गया h। ठीक, तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब फोर्स देखो, किसी भी बॉडी को, लेट अस से ये बॉडी हो गई, इसका वेट mg हो गया, इसको यहाँ से यहाँ तक उठाना है। ठीक, तो इसका ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए हमें इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी, है ना बेटा, यही तो हमने बताया था। तो फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट S, F फोर्स बराबर वेट के बराबर फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो वर्टिकल हाइट h हो गया। तो वर्क डन बराबर mgh हो गया, है ना। तो mgh क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो us है और यहाँ पे UP है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे P हो गई। तो वर्क डन इज इक्वल टू UP माइनस US, यानी कि डेल्टा U हो गया। इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज ऑल्सो
इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे कि पीछे हमने देखा था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो यही बात हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसके फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट तरह की पोटेंशियल एनर्जी देख लेंगे। अब जो अगले तरह की पोटेंशियल एनर्जी वो भी देख लेते हैं। अगले पेज पे चलेंगे और सबसे पहले तो एक लाइन खींचेंगे। अब बारी आती है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या वही कई बार होता है कि इसको हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कई बार कह देते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जैसे सपोज कर लो, एक छोटी सी बात लेते हैं। लेट अस से एक स्प्रिंग जैसी चीज ले ली, ठीक, और इसके आगे एक मास लटका दिया। हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया। तो जब बेटा कंप्रेस करेंगे तो ये स्प्रिंग जो है वो दब जाएगी, यानी कि ये मास और अंदर आएगा, है ना। ठीक, तो कहाँ से आ गया, ये पोजीशन से, ये डॉटेड पोजीशन से यहाँ से यहाँ तक बॉडी आ गई। इसको हम कहते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग कहेंगे, तो इसको हम एक्स कहेंगे। तो बेटा आपने एक स्प्रिंग को कभी दबा के देखा होगा कि हम स्प्रिंग को जितना ज़्यादा दबाते हैं उतनी ज़्यादा दबाने में मेहनत लगती है। भाई स्प्रिंग को हल्का सा दबाएंगे तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर हमको ज़्यादा दबाना है तो ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक वही कंसेप्ट है। होता क्या है कि जब स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो बेटा स्प्रिंग जब कंप्रेस होती है या एक्सटेंड होती है तो स्प्रिंग क्या करती है, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप करती है। तो एफ जिसको हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक, तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। रेस्टोर करना मतलब स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन को लाना चाहती है। तो अगर हम कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग की रेस्टोरिंग फोर्स कंप्रेसिव फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक, और अगर हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेना चाहेगी, है ना। तो रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज क्या, एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, कौन सी फोर्स बेटा, अप्लाइड फोर्स, है ना बेटा। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स लगेगी। ठीक है, ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड इट टेंड्स मतलब कोशिश करना, टेंड्स टू रेस्टोर मतलब वापस लाना, रेस्टोर दी ओरिजिनल, अरे भगवान, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन को रेस्टोर करने के लिए रेस्टोरिंग फोर्स लगती है। ठीक, तो एक्चुअल में ये रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगी, क्योंकि ज़्यादा तो होगी नहीं। तो जितनी अप्लाइड फोर्स आप लगाएंगे उतनी ही रेस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर डेवलप होगी। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होती है। मतलब स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई या कितना एक्सटेंड हुई उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक्स को हम एक्सटेंशन भी कह सकते हैं या कंप्रेशन भी कह सकते हैं। तो एक्स को हम एक्सटेंशन या कंप्रेशन, है ना। अगर स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो बेटा एक्सटेंशन हो गया, और दबा रहे हैं तो कंप्रेशन। तो एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग जो कि डेवलप हुआ डिस्टेंस में, है ना। ठीक, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो बेटा एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं के, और F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। बेटा माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, देखो x किधर है, इधर की तरफ, है ना,
और फोर्स किधर लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा एक्स यानी कि कंप्रेशन और रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा ऑपोजिट होगी। तो हम यहां पे लिखेंगे कि नेगेटिव साइन indicates that restoring force is always opposite to that of x या तो एक्सटेंशन कहलाएगा या कंप्रेशन कहलाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है जिसको हम कहते हैं के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसका इंप्लीकेशन ये हो गया, कई बार आप देखते होंगे कि बेटा दो तरह की स्प्रिंग होती है, एक बड़ी टाइट स्प्रिंग होती है और एक बड़ी हल्की सी होती है। आप पेन की स्प्रिंग निकालिए और उसको आप खींचिए, आप आराम से खींच लेंगे। लेकिन अगर आप किसी कार की स्प्रिंग अगर आप निकाल के देखेंगे और आप हाथ से दबाने की कोशिश करेंगे, नहीं दबेगी, क्योंकि वो स्प्रिंग का के ज़्यादा है और वो डिज़ाइंड है कार के वजन को लेने के लिए, आपके हाथ से नहीं दबेगा वो। तो वो स्प्रिंग की स्टिफनेस ज़्यादा हो गई और वो स्प्रिंग ज़्यादा टाइट हो गई, है ना। तो हायर द वैल्यू ऑफ के, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम एक्सटेंशन, ये कह सकते हैं हम। तो इस बात को यहां पे लिख भी देंगे, अलग कलर से लिख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हायर द वैल्यू ऑफ के, ग्रेटर विल बी द फोर्स required to produce, है ना, an extension या compression of x। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम समझेंगे, कई बार क्या होता है कि टेक्निकल टर्म्स एक अलग चीज़ होती है बेटा, सिंपल भाषा में भी कई बार हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि साइंस है, बहुत सारी चीज़ें सिंपल होती है। तो हम कहते हैं स्प्रिंग स्टिफ है, टाइट है, यही कहते हैं ना, टाइट है, स्प्रिंग स्टिफ है। तो जो स्प्रिंग टाइट है, स्टिफ है, उसको दबाने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि सेम एक्सटेंशन को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और जो स्प्रिंग लेस स्टिफ है, उसका के कम है, उसको आसानी से आप खींच सकते हैं और उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए या कंप्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक, तो ये तो बात हो गई F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि स्प्रिंग के केस में। तो जब हम स्प्रिंग को दबा के रखते हैं तो बेटा हमने क्या किया, वर्क किया। जो वर्क हम करेंगे वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, उसी को कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने बचपन में खिलौना से खेला होगा बेटा, वो चाबी वाला गुड्डा, है ना। आप क्या करते हैं, गुड्डा लेते हैं और उसमें चाबी भरते हैं। ठीक, तो जब आप चाबी भर रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर जो टॉय के अंदर जो स्प्रिंग है वो मुड़ती जा रही है। तो आप जो वर्क कर रहे हैं वो स्टोर हो रहा है उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसको चाबी को घुमाने के लिए, वो स्टोर हो रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और आप एक बार ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप चाबी को घुमा ही नहीं पाएंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड हो गई वो मैक्सिमम हो गई। अब आप उस गुड्डे को छोड़ दीजिए, तो जब छोड़ देंगे तो टप 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 बजेगा, है कि नहीं। वो क्या हुआ, आपने वर्क किया, वो वर्क स्टोर हो गया सिस्टम के अंदर एनर्जी के फॉर्म में, उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब आपने उस टॉय को रिलीज किया, उस एनर्जी ने दोबारा वर्क कर दिया। ठीक, तो हम ये कंसेप्ट हम अगले पेज पे लिख देंगे। ठीक, तो क्या कंसेप्ट है बेटा, वर्क डन ऑन ए स्प्रिंग
सीधी सी बात है, स्प्रिंग की बात करेंगे, ठीक है। वर्क डन ऑन ए स्प्रिंग इंक्रीजेज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो वर्क डन बराबर इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। ये होती है जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बेटा इसको डेराइव नहीं करेंगे क्योंकि इसकी डेरिवेशन हायर क्लास में है, तो अननेसेसरी इंटीग्रेशन और इन चीज़ों से डेरिवेशन करना अब इस क्लास के अंदर तो सही नहीं होगा, लोअर क्लासेस में। तो ये हायर क्लासेस में इसकी डेरिवेशन होती है, ठीक है। अब वर्क डन ऑन स्प्रिंग इंक्रीजेज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इफ इफ स्प्रिंग डज वर्क, यानी कि स्प्रिंग ने वर्क किया, इफ स्प्रिंग डज सम वर्क, ठीक, देन इट इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, या हम बेटर वे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, यानी कि स्प्रिंग दबी हुई है या एक्सटेंडेड है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी, और जब हम उसको रिलीज करेंगे तो बेटा वो स्प्रिंग क्या करेगी, वर्क करेगी। तो अगर हमने वर्क किया तो स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ेगी। शब्दों पे ध्यान दीजिए बेटा, हमने वर्क किया तो एनर्जी बढ़ेगी, स्प्रिंग ने वर्क किया तो एनर्जी उसकी कम होगी। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया। तो अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करती है। अगर सिस्टम वर्क करता है तो वो कहां से वर्क करेगा, जो एनर्जी स्टोर्ड है उसी से तो वर्क करेगा ना, तो उसकी एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसी बात को हम यहां पे वर्ड्स में लिख दें ताकि आपको याद रहे, मेमोराइज रहे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन ए वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, है ना, किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है ना। इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने यदि वर्क किया, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक, तो सीधे सीधे वर्क डन बराबर डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा। ठीक, तो आज बेटा हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के दोनों टाइप्स देख लिए, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड बात करेंगे और देखेंगे कि जब हम वर्क डन करते हैं तो बेटा कैसे एनर्जीज में चेंज होता है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।